एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ह्यूमन सेल्स के बारे में। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि हमारा टॉपिक है मानव शरीर की संरचना, जो कि हमारे सिलेबस में मेंशन है। उसी में फर्दर हम आगे डिटेल में पढ़ते हुए, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी दोनों में ही आप में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और आपके सीटेट में प्राइमरी सेक्शन में भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम इस पर आज डिस्कस करेंगे इन डिटेल, सो दैट आपके ये सारे ही एग्जाम्स के लिए आपके पास नोट्स प्रिपेयर हो जाएं। तो नोट्स अपने हैंड रिटन जरूर बनाइएगा और अपने पास जरूर रखिएगा। स्क्रीनशॉट से या फिर सिर्फ वीडियो से पढ़ना सफिशिएंट नहीं होता है, अपने पास नोट्स होना भी जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऊतक के बारे में, यानी कि ऊतक जिन्हें हम इंग्लिश में टिश्यूज कहते हैं। 1965 में यानी कि 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कॉक की पतली सी काट में मधुमक्खी के समान असंख्य प्रकोष्ठ देखे। इन प्रकोष्ठों को सेलुला कहा। यानी कि जब टिश्यूज के बारे में पता चला, टिश्यूज के बारे में डिस्कवरी हुई, तो वो की थी रॉबर्ट हुक ने। वो की थी 1665 में उन्होंने ये डिस्कवरी की थी। और उन्होंने बताया था कि जब उन्होंने एक पतली सी कॉक में से देखा, उसमें से देखा, तो मधुमक्खी के छत्ते के जैसे उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ उसमें आपको सेक्शंस देखने को मिले, जिनको उन्होंने बाद में सेलुला नाम दिया। उसी टाइम पर उन्हें ये पता चला कि हमारी जो बॉडी है उसमें इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है जो कि बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है और जो कि नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता है, और जो कि मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है और हमारी बॉडी को ये जोड़े रखने का काम करता है। इसकी खोज 1665 में हुई और रॉबर्ट हुक ने की। ये दो चीजें मेन है जो आपको याद रखनी है। सेल्यूला का मतलब क्या था? एक रूम, यानी कि एक कमरा था। क्योंकि जो हमारा मधुमक्खी का छत्ता होता है वो भी तो ऐसे ही होता है, ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे होता है। तो उसमें उन्होंने इसको एक रूम का नाम दिया, मतलब सेलुला नाम दिया, क्योंकि उनको ऐसा लगा इट्स लाइक अ रूम, एक कमरा है ये। बाद में इसका नाम बदल के कोशिका रख दिया गया। सेल्यूला से इसका नाम बाद में सेल रख दिया गया और आज हम इसको सेल्स के नाम से ही जानते हैं। मानव शरीर में लगभग, मतलब ह्यूमन बॉडी में लगभग 6 इंटू द 10⁻11 सेल्स पाई जाती हैं। आपको ये नंबर याद रखना है, क्योंकि ये नंबर आपको क्वेश्चन पेपर, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मानव शरीर में सेल्स कितनी होती हैं। तो 6 इंटू 10⁻11 जो सेल्स है वो ह्यूमन बॉडी में पाई जाती हैं। कोशिकाएं बेसिकली, यानी कि जो सेल्स होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। हम बात कर रहे थे टिश्यूज की, लेकिन हमको क्योंकि बेसिक यूनिट हमारी जो सेल है उसको जानना बहुत जरूरी है, तो हम पहले इस वीडियो में सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। तो सेल्स जो है वो बेसिकली दो टाइप की होती हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक होती है, दूसरी यूकैरियोटिक होती हैं। ये आपने 8th 9th क्लास में ये वाली चीज जरूर पढ़ी होगी। 8th क्लास में तो ये है ही बुक में, क्योंकि जब मैंने अपनी टीचिंग की ट्रेनिंग ड्यूरेशन में ये पढ़ाया था, तो 8th क्लास में मैंने स्टूडेंट्स को ये टॉपिक पढ़ाया था। तो आपने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं इनके बारे में पढ़ा होगा। जो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं, बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है इनका, यानी कि केंद्रक कलाका यूकैरियोटिक में होती है और प्रोकैरियोटिक में नहीं होती है। हिस्टीन प्रोटीन यूकैरियोटिक में होती है और प्रोकैरियोटिक में नहीं होती है। जो अन्य कोशिकांग होते हैं वो यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं और यूकैरियोटिक में उपस्थित नहीं होते, यानी कि एब्सेंट होते हैं। बेसिक डिफरेंस तो इन दोनों में ये होता है। फिर उसके बाद यूकैरियोटिक जो है वो पादपक और जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है, यानी कि ह्यूमंस में, और जो हमारे प्लांट होते हैं उनमें यूकैरियोटिक पाई जाती है, यानी कि हमारे अंदर और हमारे जो प्लांट्स हैं इनके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं जीवाणुओं में, नील हरित शैवाल में और माइक्रोप्लाज्मा में। इन तीनों में ही प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं। तो आपको ये याद रखना है कि यूकैरियोटिक सेल्स किसमें होती हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स किसमें होती हैं, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है आपको ये याद रखना है।
ऊतक से संबंधित अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन हालांकि अभी तक टीजीटी होम साइंस में नहीं पूछा गया है, बट एज फार आई रिमेम्बर ये सीटेट में पूछा गया है कि ऊतक से संबंधित यानी कि जो टिश्यूज होते हैं, हमारे टिश्यूज की जो स्टडी होती है उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी के नाम से टिश्यूज स्टडीज को जाना जाता है। फिर है कोशिका का सिद्धांत। 1838 से 1839 ईस्वी में थियोडोर खान व मैथ्यूस श्लाइडेन ने प्रस्तुत किया था। तो बेसिकली हमें याद रखना है कि जो सेल थियोरी है, सेल थियोरी 1838 से 1839 ईस्वी में थियोडोर शॉन और मैथ्यूस श्लाइडेन ने प्रस्तुत की थी। इन्होंने बेसिकली जो बातें बताई थी उसमें उन्होंने कहा था कि शरीर में एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है। ये हमें मालूम है क्योंकि हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं कि सेल्स जो है मल्टीपल सेल्स होती हैं जो कि मिलकर टिश्यूज को बनाती हैं। तो सेल थ्योरी का एक प्रिंसिपल तो ये हो गया कि बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनी होती हैं। दूसरा है कोशिका शरीर की मूलभूत इकाई है, ये भी हमें पता है कि ये हमारी बेसिक यूनिट होती है हमारी बॉडी की। और ये आनुवंशिकता की इकाई है क्योंकि इसमें जीवन है, क्योंकि ये ब्रेक होकर 1 से 2 में भी कन्वर्ट होती है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर हेरिडिटी होगी ही होगी। तो इस तरीके से जो हमारा कोशिका का सिद्धांत था वो किसने दिया था, कब दिया था और इसके क्या सिद्धांत थे, हमने इस बारे में भी पढ़ लिया। नेक्स्ट है कि क्लासिफिकेशन क्या है हमारे सेल्स का। बॉडी में कितनी तरीके की सेल्स पाई जाती हैं। बॉडी में सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स पाए जाते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हैं। हर किसी की शेप, वर्क, कैपेबिलिटी सब अलग अलग होती है। लेकिन हम बेसिकली जो मेन होती हैं सेल्स उनके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। ये हैं 6 प्रकार की होती हैं, यानी कि 6 टाइप्स की होती हैं। आच्छादक या उपकला कोशिका जिसे एपिथेलियल सेल्स कहा जाता है इंग्लिश में। फिर उसके बाद है पेशी कोशिकाएं जिसे मस्क्यूलर सेल्स कहा जाता है इंग्लिश में। फिर है रक्त कोशिकाएं जिन्हें ब्लड सेल्स कहा जाता है। और है अस्थि कोशिकाएं जिन्हें बोन सेल्स कहा जाता है। फिर आती हैं संयोजक कोशिकाएं जिन्हें हम कनेक्टिव सेल्स कहते हैं। और फिर आती हैं हमारी तंत्रिका कोशिकाएं जिन्हें हम नर्व सेल्स कहते हैं। एपिथेलियल सेल्स जैसे कि आप इमेज से थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं और ये आपको याद रखने के लिए हेल्प करेंगी कि एपिथेलियल सेल्स क्या होती हैं, आगे हम जानते हैं। इस इमेज को ध्यान में रखिएगा। एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं वो प्राय शरीर में के प्राय सभी भागों में पाई जाती हैं। ये शरीर के अंगों की रक्षा हेतु महीन झिल्ली का निर्माण करती हैं। एज यू कैन सी इन दीज पिक्चर्स की एक महीन झिल्ली यानी कि एक बहुत पतली सी एक लेयर के जैसे वर्क करती है हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को, हमारे को सुरक्षित करने के लिए, हमें सेव करने के लिए। इसमें रिक्त स्थान नहीं होता है, या कहें हम कि अंतः कोशिकीय पदार्थ इसमें नहीं पाया जाता है। मतलब इसके अंदर जो बीच में ऐसा होता है ना कि सेल है, सेल के बीच में न्यूक्लियस है, उसके बीच में एक हॉलो स्पेस होता है, तो वो इनमें नहीं पाया जाता है। और या फिर हम ये कह सकते हैं इसके अंदर अंतः कोशिकीय पदार्थ भी नहीं पाया जाता है। दोनों बातों में से एक कोई भी बात हम कह सकते हैं। इन्हें हम हिंदी में आच्छादक कोशिकाएं कहते हैं और इंग्लिश में हम एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारी मसल सेल्स। मसल सेल्स जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये आपको याद रखने के लिए हेल्प करेंगी। मसल सेल्स 3 प्रकार की होती हैं, स्केलेटन मसल सेल्स, कार्डियक मसल सेल्स एंड स्मूथ मसल्स। इसमें है ना आपको देखने को मिलेगा कि कुछ होती हैं ऐच्छिक, कुछ होती हैं अनैच्छिक। मतलब कुछ होती है वॉलेंटियर और कुछ होती हैं जो आपकी मर्जी से काम करेंगे, कुछ अपनी मर्जी से। जैसे कि हार्ट की मसल्स हैं, आप कितना भी कोशिश कर, मतलब कितना भी कोशिश किया आप, वो अपने अकॉर्डिंग वर्क करती हैं, वो अनैच्छिक होती हैं, यानी कि आप उन पर अपना कंट्रोल नहीं चला सकते हैं। वहीं जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उनको आप अपने अकॉर्डिंग वर्क करवा सकते हैं। जैसे कि हाथ का मूवमेंट है, पैर का मूवमेंट है, बॉडी का मूवमेंट है, वो आप अपनी इच्छा से, यानी कि ऐच्छिक पेशियां हैं, वो आपकी इच्छा से काम करेंगी। और तीसरी है हमारी स्मूथ मसल्स, इनके ऊपर भी आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। इन तीनों की ही शेप्स डिफरेंट हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, शेप और साइज और इनका वर्क अलग अलग होता है। आइए पढ़ते हैं पेशी
कोशिकाओं के बारे में। शरीर में पाए जाने वाली द्वितीय प्रकार की कोशिकाओं को पेशी कोशिकाएं कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि शरीर में द्वितीय प्रकार की कोशिकाएं कौन सी होती हैं, तो आप बताएंगे कि ये होती हैं हमारी पेशी कोशिकाएं, या फिर इंग्लिश में कहें हम मसल सेल्स होती हैं ये। इसमें पेशी ऊतक व मांसपेशियों का निर्माण होता है, यानी कि इसके अंदर जो हमारी मसल के जो टिश्यूज होते हैं उनका और हमारी मसल्स का निर्माण होता है। ये बेसिकली दो तरीके की होती हैं, एक तो जैसे मैंने बताया था ऐच्छिक पेशियां, और दूसरी होती हैं हमारी अनैच्छिक पेशियां। इनके बारे में हम डिटेल में अगर आपको जानना चाहते हैं आप, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, सो दैट हम इसके ऊपर भी वीडियो बना लें। फिर आके हमारी नेक्स्ट सेल्स आती हैं ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में आप जैसे कि देखते हैं कि ब्लड में काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, प्लेटलेट्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, प्लाज्मा हैं, बायोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं। ये सारी ही चीजें हमारे ब्लड में मिलती हैं। रक्त की जो कोशिकाएं हैं वो हमारे रक्त का निर्माण करती हैं। ये दो तरीके की होती हैं, ये है व्हाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स। इनको हिंदी में श्वेत रक्त कोशिकाएं और लाल रक्त कोशिकाएं कहते हैं। ये आकार में और कार्य में भिन्न भिन्न होती हैं, मतलब आरबीसी डब्ल्यूबीसीज एंड आरबीसीज आर डिफरेंट इन देयर वर्क एंड देयर शेप्स। तो जो डब्ल्यूबीसीज हैं उनमें बेसिकली क्या होता है, ये अनिश्चित आकार की होती हैं, अनियमित होती हैं और गोलाकार होती हैं, मतलब इनका कोई भी स्पेसिफिक शेप नहीं होती है। अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो देखनी है तो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, आप ब्लड की पूरी डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। उसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी कवर किया है और बहुत अच्छे से मैंने उसमें एक्सप्लेन भी किया है। आप उनको जरूर देखिएगा अपने ब्लड के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। इनका मुख्य कार्य शरीर में सुरक्षा प्रदान करना होता है, मतलब डब्ल्यूबीसीज जो हैं वो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज को डेवलप करती हैं, जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। जो आपका फॉरेन मटेरियल बॉडी में आ जाता है, जैसे कि इस टाइम पर कोविड का जो वायरस है वो हमारी बॉडी में जैसे एंटर करता है, या फिर आपको ट्यूबरक्लोसिस होता है, या फिर कोई भी अदर जो आपको डिजीज होती है, तो उससे सुरक्षा करने के लिए डब्ल्यूबीसीज हेल्प करती हैं। उसके बाद आता है हमारा आरबीसीज। आरबीसीज जो है वो आकार में गोल होती हैं, बाइकॉनकेव होती हैं शेप में, और इनका मेन वर्क जो होता है वो ऑक्सीजन का ट्रांसमिशन होता है हमारी बॉडी में, यानी कि हमारे ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का काम करती हैं, या फिर ये परिवहन करती हैं ऑक्सीजन का। तो इस तरीके से आपने देखा आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज, क्योंकि इनकी शेप साइज भी अलग है, इनका वर्क भी अलग है, तो ये देखने में भी अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है बोन सेल्स। हम बात करेंगे अब बोन सेल्स के बारे में। बोन सेल्स जो है वो बेसिकली बोन्स का निर्माण करती हैं, यानी कि अस्थियों का निर्माण करती हैं। ये अनियमित आकार की होती हैं और केंद्रक अपेक्षाकृत बड़ा होता है, यानी कि इनका जो न्यूक्लियस होता है, जैसे कि हमारी सेल है, तो इसका जो केंद्रक है ये बड़ा होगा, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बड़ा होता है। नेक्स्ट है हमारी कनेक्टिव सेल्स। कनेक्टिव सेल्स को आप जैसे कि इमेज में देख सकते हैं कि हमारे जो ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उनको जोड़ के रखने का, कनेक्टिव जैसा कि नाम से ही पता पड़ रहा है, ये जोड़ने का, संयोजन का काम करेगी। तो ये कनेक्टिव सेल्स होती हैं जो हमारी बहुत सारी चीजों को हमारी बॉडी में जोड़ने का काम करती हैं। संयोजक कोशिकाएं जो हैं वो ये शरीर के किन्हीं दो भागों को आपस में जोड़ने का काम करती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और ये आकार में अनियमित होती हैं, क्योंकि कभी आपका जो हाथ है वो आपने देखा होगा कि कहीं आपका फ्लो अलग है, कहीं पर उठा हुआ है, कहीं घुमावदार है, तो इसके कारण इनका जो आकार है वो भी अनियमित होता है। नेक्स्ट आती है हमारी नर्व सेल्स। जो नर्व सेल्स में आपने जरूर अपने 9th से लेकर 12th तक ये वाले नर्व को जरूर पढ़ा होगा, जिसको आपने अपने बोर्ड के लिए भी प्रिपेयर किया होगा, वही होती हैं नर्व सेल्स। नर्व सेल्स जो है हमारी पूरी बॉडी में पाई जाती हैं, और ये लंबी और त्रिभुजा आकार की होती हैं। एज यू कैन सी, ये लंबी होती हैं और ये त्रिभुजा आकार की होती हैं।
तंत्र का निर्माण भी यही करती हैं, यानी कि हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है उसका भी यही निर्माण करती हैं, और संपूर्ण शरीर की गतिविधियों का परिचालन एवं नियंत्रण करती हैं। मतलब हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, उन एक्टिविटीज को करवाने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए, उनको डायरेक्ट करने का काम भी हमारी नर्व सेल्स करती हैं। ऊतकों के, जैसे कि हमने बोला था कि ऊतकों के बारे में हम पढ़ेंगे, तो ऊतकों के हम बेसिक आज पढ़ लेते हैं प्रकार के बारे में, उसकी डिटेल वीडियो हम देखेंगे आने वाली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। ऊतक बेसिकली होते हैं 4 प्रकार के: उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। इंग्लिश में कहे तो एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज एंड नर्व टिश्यूज। ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन इंग्लिश एज वेल, क्योंकि जब पेपर में देखा जाता है तो कई बार क्वेश्चंस हिंदी में गलत आ जाते हैं प्रिंट किए हुए, बट इंग्लिश वाला क्वेश्चन को हमेशा सही माना जाता है और उसको ही वेटेज दिया जाता है। तो टर्मिनोलॉजी से फेमिलियर होना बहुत जरूरी है, सो दैट आप जब पेपर अटेम्प्ट करें तो क्वेश्चन को हिंदी में तो पढ़ें ही, साथ में ही इंग्लिश में भी पढ़ें, ताकि आप समझ सकें कि इसमें क्या पूछा गया है। तो वही मैं कहूंगी एट द एंड कि सक्सेस जब भी आपको अचीव करनी है, आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, चाहे वो टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, सी टेट का हो, यूपी टेट का हो, या फिर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सक्सेस जो है वो सिर्फ एक ऊपर दिखने वाला एक क्राउन की तरह जैसे होता है, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत लगती है वो होती है हार्ड वर्क, जो आप स्टडी करके करते हैं। पेशेंस चाहिए कि अब एग्जाम आएगा कि नहीं आएगा, कब इसका नोटिफिकेशन आएगा, ये सारी चीजों के लिए पेशेंस चाहिए होता है। पीपल आर वेरी मतलब इतने पेशेंस लेस हो जाते हैं कि उनको नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, अभी से प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करने, इस तरीके की बातें करते हैं। आपको लेट नाइट स्टडीज भी करनी पड़ती हैं, आपको अपनी नींद को छोड़ना पड़ता है, रिजेक्शंस करने पड़ते हैं, सेक्रीफाइसेस होते हैं, आप किसी फंक्शन में नहीं जा सकते या फिर आपको चीजें अटेंड नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि आपको अपनी सक्सेस को देखते हुए वर्क करना है। आपका जब सक्सेस वर्क करती है, जब सक्सेस बोलती है, तब आपको ये सारी चीजें फिर दिखाई नहीं देती हैं। इसमें क्रिटिसिज्म भी होता है कि आप क्या कर रहे हैं, कितने सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम नहीं होता है या फिर होता है तो आप क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें भी आपको देखने को मिलती हैं। डाउट्स भी दिमाग में आते हैं कि क्या हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हमारा होगा कि नहीं, पिछली बार नहीं हुआ था, उससे पहले नहीं हुआ था, अब होगा कि नहीं। लेकिन यू शुड ट्राई इट, आप एक बार कोशिश कीजिए। फेलियर्स होंगे, रिस्क भी लिया जाएगा, लेकिन एट द एंड इन सब का क्लब करके आपको मिलेगी सक्सेस। तो इस सक्सेस के लिए आप कोई सारी चीजें ही छोड़नी होंगी, बट मेहनत आपकी, आपका पेशेंस आपके लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अभी से प्रिपरेशन कीजिए, नोटिफिकेशन आएगा तब आएगा। आपके पास एटलीस्ट उतना मटेरियल होना चाहिए, उतना जो नॉलेज है वो होनी चाहिए कि आप जब एग्जाम देने जाएं तो आपको ये डर ना लगे कि मुझे ये रिवाइज करना है, मुझे ये पढ़ना है, मेरा ये रह गया। आप पहले से ही मेंटली प्रिपेयर होंगे क्योंकि आप सब चीजें पढ़ चुके हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये जो वीडियोस हैं वो बहुत आसानी से और ऐसे ही बन जाती हैं। एज यू कैन सी, मैंने ये पिक्चर क्लिक की थी जब मैं अपने कंटेंट तैयार कर रही थी, कि कोई भी कंटेंट आपको केवल एक बुक से नहीं मिलता है। ये बहुत सारी बुक्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, प्रीवियस ईयर पेपर्स हो चाहे बुक्स हो, उनको देखकर मैं तैयार करती हूँ, तब जाकर आपकी एक वीडियो तैयार होती है। यानी कि आप अगर मेरी एक वीडियो देख रहे हैं तो आप लगभग 4 से 5 बुक का कंटेंट एक बार में पढ़ सकते हैं। तो बस मेरा ये यहाँ दिखाने का यही मोटिव था कि आपको समझ आए कि आपको किस तरीके की तैयारी करवाई जा रही है। अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज जरूर पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बिकॉज द मोर पीपल वॉचेज माई वीडियो इट गिव्स मी मोटिवेशन। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, आपके व्यूज, आपके सब्सक्रिप्शन मोटिवेट करते हैं कि मुझे और अच्छा करना है और बेटर प्रोवाइड करना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।